Welcome back to my new video. Keep watching till the end. Let's start. नमस्कार। हर कुछ मिनट में भारत में एक और नया बच्ची या तो औरत एक शिकार बनते जा रहे हैं जिसका नाम है बलात्कार जैसे घिनौने हरकत। ये सिर्फ कोई संख्या नहीं है, ना ही उस जैसे कोई खबरें जो हमारे न्यूज़ फीड में आते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं और स्क्रॉल अप कर देते हैं। ये असली जिंदगियां है जो तोड़ दी गई है। आज उस परिवार में ऐसा गुजारा हो रहा है जो ट्रॉमा से कष्ट उठा रहे हैं। आज मैं इस कठिन हकीकतों पर बात करने के लिए ही आई हूँ जो हमारे सामने हो रहे हैं। ये एक ऐसी संकट है जो कि हर एक घंटे में हो रहे हैं और एक सिंगल घटना के ऊपर नहीं है, बल्कि एक भयानक धारा बोल सकते हो आप लोग, जो हमारे सोसाइटी में फैल रहे हैं। लास्ट कुछ दिनों से जब भी मैं अपना मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन ऑन करती हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी प्लेटफॉर्म में जाती हूँ, मैंने हर एक दिन लिटरली रेप केसेस की खबरें देखा है। खुद हैरान हो गई। सुबह की पहली खबर ही वही होती है और ऐसा लगता है कि जैसे भारत के ऐसा कोई भी कोना नहीं होगा जहाँ पे ये केस नहीं हुआ, ऐसा क्राइम। ये सब मुझे आज इसी टॉपिक के माध्यम से जुड़ने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। मैं यहाँ सिर्फ घटनाओं को वर्णन करना या दोहराने के लिए नहीं आया हूँ, या गॉसिप करने के लिए मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं देखने के लिए आया हूँ कि हमारे कोर्ट्स एंड लीगल प्रोविजंस क्या कह रहा है या क्या कहते थे और आज भी क्या क्या लूप होल्स है, और उसके साथ हम लोग मिलके क्या रिफॉर्म कर सकते हैं। दिमाग बहुत अलग चीज़ है, हमें ये सोचना ज़रूरी है। और मुझे भी लगता है कुछ घटना ऐसा भी रह चुकी है जिसको दुनिया भर में सबको पता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटी सी जगह में हो तो बहुत छोटा सा इशू है। बात यह है कि कानून के साथ हमें मिलके क्या करना चाहिए। तो आप लोगों को मैंने जैसे बताया, आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या? कमेंट सेक्शन खुला है, आप मुझे बता सकते हो। क्या मैंने जैसे बात शेयर किया ऐसा आप लोगों को कुछ दिनों से ऐसा महसूस हुआ कि आप लोगों ने भी फेस किया न्यूज़ फीड में हर एक दिन नया नया कुछ केसेस? और मैंने जो भी कहा, अगर मुझसे कुछ गलती हो गया तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन आगे हम लोग इस पर ही विचार करेंगे विद सम केसेस। तो चलिए कन्वर्सेशन शुरू करते हैं और मेरे वीडियो के अंत तक जुड़े रह के मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे कमेंट डाउन कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है मेरे से ये बात डिस्कशन करने के बाद। मैं आसाम से हूँ। मेरी गुवाहाटी सिटी के बीचों बीच में एक पांडु नामक जगह है जहाँ पे एक 10 साल की लड़की के साथ एक घटना हुई है। 3-4 दिन पहले की बात है, जहाँ उसकी समुदाय के ही एक व्यक्ति ने उसका बलात्कार कर दिया। ये दुख भरा मामला सिर्फ इस छोटी सी लड़की और उसके परिवार की जिंदगी को ही नहीं तोड़ डाला, बल्कि पूरे उस इलाके को डर, धोखा और खौफ से भरा डाला है। कुछ दिन पहले मैंने खुद पढ़ा था न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, एक लड़के ने अपनी जन्मदात्री माँ का भी धर्षण किया, जो कि गुवाहाटी सिटी के बाहर के इलाके, लेकिन विद इन आसाम। बेंगल में क्या हुआ है, एक डॉक्टर ने अपने ही पेशेंट को बेहोश कर दिया और उसी समय में उनके साथ बलात्कार हुआ। और एक दिल छू लेने वाली घटना तिरुपति में हुई है, जहां एक 22 इयर्स के मर्द ने एक 3 साल की बच्ची को बलात्कार किया और उसको जान से मार डाला। वो खत्म हो गई लड़की, और उसको फुसला के बहला के चॉकलेट्स दे के बुला के लेके गया और उसके साथ ये सब किया। ऐसा कहानियां हमें याद दिलाता है कि हम एक भयानक एपिडेमिक का सामना कर रहे हैं। ये मेंटल है, सेक्सुअल वायलेंस की। हर एक केस हमारे बीच के एक पैटर्न दिखाता है। यहाँ पे आप लोगों ने जो जो केस मेरे मुंह से सुना वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जो यहाँ पे एक सेम पैटर्न दिखता है वो है कमजोर लोगों के खिलाफ वायलेंस का एक ट्रेंड चला है, कभी भी खत्म नहीं होने वाला ट्रेंड। डर है, जगह है, हमारे समुदाय के भरोसेमंद व्यक्तियों से लेके स्वस्थ व्यक्तित्व के अधिकारियों तक सबको ये फेस करना पड़ा। कहीं पे एक किसी ने विक्टिम का रोल निभाया तो एक कोई कॉन्विक्ट बना, लेकिन ये गहरा संकेत दिखाता है कि ये एक एपिडेमिक जो हमें एज ए समाज अब और नहीं भूल सकते। और ये वीडियो सिर्फ ट्रेजेडीज को याद करने के लिए नहीं, बल्कि हम सबको एक्शन लेने के लिए, हम एज इंडिविजुअल्स और सोसाइटी कैसे इन एट्रोसिटीज को खत्म कर सकते हैं। क्या कॉन्क्रीट
कदम हैं जो हम बदलाव ला सकते हैं। आज मैं उन कहानियों पर बात करना चाहता हूँ जो हमें सुरक्षित रखते हैं, उन चुनौतियों पर जो हमारे जस्टिस सिस्टम को फेस करना पड़ता है और उस इम्पोर्टेंट रोल्स पर जो हम सबको इस लड़ाई में निभाने हैं। अब वक्त है सिर्फ गुस्सा दिखाने का नहीं, बल्कि पर्पस के साथ काम करना। हम अभी बेपरवाह नहीं रह सकते। हर कोई सेकंड में जबकि रेप केसेस आ रहे हैं, या तो रिकॉर्ड हो रहे हैं या तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें शिकारों को सिर्फ हमारा दुखों से ज़्यादा उन्हें इंसाफ परिवर्तन चाहिए। विक्टिमों को हमें इंसाफ दिलाना है। हमें अधिक सख्त कानून की मांग करनी चाहिए, तेजी से लीगल कार्रवाई की मांग करनी चाहिए और एक ऐसी समाज बनानी चाहिए जो अपने कमजोरों की रक्षा करे और उसका साथ दे। अब हम भारत के सबसे शायद इनफेमस बट अनफॉर्चुनेट केसेस के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, जहाँ पे पहले मेरे लाइफ में भी सबसे शॉकिंग केस रहा निर्भया रेप केस 2012, जहाँ पे 23 इयर्स के एक औरत का गैंग रेप और मर्डर दिल्ली में ही हुआ था। इस केस ने देश को हिला दिया और इस घटना ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट और सेक्सुअल वायलेंस लॉज की बड़ी बदलाव की शुरुआत की। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 ने स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स की और पेनाल्टीज को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें कुछ केसेस में डेथ पेनाल्टी भी शामिल थी। ये केस आज के कानूनी ढांचे को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद हम याद करेंगे कठुआ रेप केस 2018, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से जुड़े हुए हैं, जहां पे एक 8 साल की लड़की को एब्डक्शन, रेप और मर्डर किया गया था, जिसने यहाँ पे सामुदायिक तनाव को भी दिखाया। इस केस ने पुलिस की करप्शन और गलतफहमियों को भी दिखाया। 2019 में फर्स्ट टेक कोर्ट ने 3 एक्यूज पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 3 औरतों को 5 साल की सजा दी। इस केस ने रूरल और दूर दराज क्षेत्रों में अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रिक्ट लॉज एनफोर्समेंट की जरूरतों को भी दिखाया था। हम उसके बाद अगर याद करें तो उन्नाव रेप केस के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि 2017 का था। ये केस एक माइनर लड़की से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ने सेक्सुअल असॉल्ट किया था उस लड़की को। इस केस ने लीगल प्रोसेस में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को सामने ला दिया था। दुनिया भर ने देखा, क्योंकि यहाँ पे विक्टिम को जान और परिवार के खिलाफ कई धमकियां मिली थी। 2019 में एक दिल्ली कोर्ट ने एक्यूज्ड पॉलिटिशियन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी। इस केस ने उन वल्नरेबिलिटीज को भी दिखाया जो कि विक्टिम्स को फेस करनी पड़ती है जब एक्यूज पावरफुल होते हैं और विक्टिम बहुत ही वीक होते हैं, फाइनेंशियली हो और सोसाइटली हो। दे आर वीक पर्सन इन आवर सोसाइटी, दैट्स वाई एक्यूज पर्सन जब पावरफुल होते हैं वो लोग उसको दबाते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शक्ति मिल्स गैंग रेप केस 2013। शक्ति मिल्स केस के बारे में हम मुंबई से जान सकते हैं, जहां पे एक फोटो जर्नलिस्ट का गैंग रेप हुआ था। इसकी ब्रूटल नेचर और एक सेंट्रल अर्बन एरिया में होने से लोगों को बहुत शॉक लगा। 3 एक्यूज को निर्भया केस के बाद नया कानूनी लॉज के अंदर डेथ पेनाल्टी का भी सामना करना पड़ा। ये केस दिखाता है कि अर्बन स्पेसेस में भी महिला के लिए सेफ्टी एक बड़ा इशू है। उसके बाद आते हैं प्रियंका रेड्डी केस हैदराबाद 2019। इस केस में प्रियंका रेड्डी का ब्रूटल रेप एंड मर्डर हुआ था, जिसने पूरे भारत में मास प्रोटेस्ट छेड़ दिया। पब्लिक आउटक्राई ने तुरंत इंसाफ की मांग की और 4 एक्यूज को कंट्रोवर्शियल पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया, जिसने जस्टिस, विजिलेटिज्म और ड्यू प्रोसेस पर डिबेट खड़ी कर दी। ये केस स्लो पेस्ड जस्टिस सिस्टम को खिलाफ पब्लिक फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है और सेक्सुअल वायलेंस के परपेट्रेटर्स के लिए स्विफ्ट और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स की मांग दोहराता है। इंडिया ने कई हाई प्रोफाइल रेप केसेस देखे हैं जो हमारे कानूनी सिस्टम की खामियों को दिखाते हैं। हर एक केस ने गुस्से की लहर उठाई है, राष्ट्रीय प्रोटेस्ट किया है और हमारे जस्टिस सिस्टम को बदलाव की ज़रूरत पर विचार करने पर मजबूर किया है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण केस पर बात की, जिसमें रेप ट्रायल्स को तेज़ी से चलाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि इंसाफ की देर और कष्ट को रोका जा सके।
ये केसेस ना सिर्फ महिलाओं के खिलाफ वायलेंस की सेवियरिटी को दिखाते हैं, बल्कि हमारे जस्टिस सिस्टम में लिमिटेशंस और डिलेज को भी साफ करते हैं। हर केसेस ने अमेंडमेंट्स, जुडिशियल रिव्यूज और सामाजिक इंट्रोस्पेक्शन का भी मौका दिया, जो हमें फास्टर और मोर एफिशिएंट लीगल प्रोसेसेस की जरूरत दिखाता है। ये हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया हाई प्रोफाइल केसेस था, वो अलग ट्रेजेडीज नहीं है, ये एक बड़ा एपिडेमिक को दर्शाता है, गहरी समस्याओं को हाईलाइट करते हैं। हर केस एक नया टर्निंग पॉइंट रहा है हमारे इंडियन लोगों के लिए और हमारे लीगल सिस्टम में, जो हमें अपने कानूनी सिस्टम की कमियां समझाने और असल बदलाव की जरूरत पर मजबूर किया है। फर्स्ट हम लोग आ सकते हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, जो कि आफ्टर निर्भया केस ही अमेंडमेंट हुआ था। इस केस के बाद पब्लिक आउटक्राई ने एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल तक पहुंच गया, जिसमें सरकार को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लागू करने पर मजबूर कर दिया। और इसी अमेंडमेंट ने सेक्सुअल ऑफेंसेस के स्ट्रिक्टर पनिशमेंट इंट्रोड्यूस किया, जिसमें रिपीट ऑफेंडर्स या ब्रूटल फिजिकल हार्म वाले केसेस में डेथ सेंटेंस शामिल कर दिया गया। उसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट कॉन्सेप्ट, जो कि रेप केसेस रिलेटेड है। कठुआ एंड उन्नाव केसेस के बाद जस्टिस में देरी को सामने लाया गया था, मींस जस्टिस डिले होते हैं इंडिया में, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने रेप ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक करने का प्रायोरिटाइज किया। आज देश भर में हजारों फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है जो सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट केसेस पर ध्यान देते हैं, ताकि टाइमली जस्टिस दिया जा सके। इसका रिजल्ट कितना आगे है या कितना हम लोग सक्सेसफुल रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। स्टिल ये प्रोसेस जो है आफ्टर दोज केसेस है ओनली इंडिया में एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद हमारे इंडिया में पॉक्सो एक्ट 2012 आया था। सेम ईयर में 2019 में पॉक्सो एक्ट को अमेंडमेंट किया गया था। बढ़ते हुए सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के बारे में जानकारी के बाद पनिशमेंट को स्ट्रिक्ट करने के लिए इवन डेथ पेनाल्टी को ऐड ऑन किया गया था, सो डेट माइनर के खिलाफ जो भी सेक्सुअल वायलेंस हो रहे हैं इंडिया में, इसके अगेंस्ट जस्टिस मिले। एंड इवन ये भी दोहराते हैं कि जो भी वुल्नरेबल सोसाइटी के वुल्नरेबल ग्रुप ऑफ पर्सन है, स्पेशली चिल्ड्रन लोगों के अगेंस्ट में घिनौने हरकत को बढ़ावा ना देते हुए उसको प्रोहिबिट करने के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट को अमेंडमेंट में लाया गया था। लीगल रिफॉर्म के मामले में जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक पब्लिक डिमांड्स के रिस्पॉन्स में सेक्सुअल असॉल्ट केसेस के ऊपर प्रॉम्प्ट हियरिंग और जजमेंट्स की इंपॉर्टेंस को मजबूती से समझाया था। ट्रायल को स्पेसिफिक डेडलाइंस के अंदर कंक्लूड करने का मैंडेट देने से जस्टिस में देरी रोका जा सकता है। ये भी सॉल्यूशन कोर्ट ने दिया, जो विक्टिम्स और उनके परिवारों के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। लीगल रिफॉर्म के रिलेटेड जब भी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें मेडिकल और इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, जहाँ पे एक बंगाल में रिसेंटली डॉक्टर के रेप एंड मर्डर केसेस हो गया है। वहाँ पे सेटिंग्स के ट्रस्ट इश्यूज का भी एक मुद्दा आया, जिसमें रिस्पॉन्स में रेगुलेटरी बॉडीज और लॉ एनफोर्समेंट को बैकग्राउंड चेक्स को टाइडन करना और सर्विलेंस प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी थी, ताकि इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज को उनकी केयर में रखने गया इंडिविजुअल्स को सुरक्षित ना रखने पर सजा दी जा सके। हम रिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हर एक रिफॉर्म उन आवाजों का जवाब है जो मांग करते हैं कि हमारे लॉस इवॉल्व हो कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए। जबकि ये चेंजेस महत्वपूर्ण प्रोग्रेस दिखाते हैं, अब भी पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में गैप है। एक मजबूत कानूनी ढांचा काफी नहीं है। ये एफिशिएंट एनफोर्समेंट, सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ केसेस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के साथ मिलकर ही विक्टिम्स के अधिकारों का सुरक्षा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एम्फेसिस फास्ट ट्रैकिंग रेप ट्रायल्स पर हाल ही में किया गया, जो जस्टिस डिलीवर करने में कोई भी समय ना देने की कदम उठाया। इस डिसीजंस ने उन केसेस को दिखाया है जहां विक्टिम्स ने क्लोजर के लिए सालों तक इंतजार किया, जो जुडिशियल वाजिद के पुराने मामले हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इस मकसद के लिए एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन हर केस को उस अर्जेंसी के साथ देखने की समझ अभी भी बाकी है। हमारे इस डिस्कशन के बाद आखिर में आप लोगों को ये केसेस ने इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण लीगल रिफॉर्म्स का आम बनाने में मदद की है, तो ये समझ चुके हैं, जिसने लॉज को सख्त और जस्टिस को एक्सेसिबल बनाया है। लेकिन पॉलिसी और एक्शंस के बीच में अभी भी एक गैप है। अगर आप विक्टिम्स के लिए इंसाफ की इंपॉर्टेंस पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को फॉलो करें और
झांसे में शामिल होकर मिलकर बदलाव लाने में मदद करे। आइए अब हम लोग समझते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस को लेकर इंडियन लॉज क्या बताते हैं। भारत के पास सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे कि सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप संबंधित काफी कॉम्प्रिहेंसिव लॉज है। ये लॉज व्यक्तियों, खासकर महिलाओं और बच्चों को सेक्सुअल वायलेंस से सुरक्षित रखना और अपराधियों को सख्त सजा देने के लिए बनाया गया है। सेक्सुअल असॉल्ट के शब्द इस्तेमाल होते हैं किसी भी ऐसे अनिच्छा फिजिकल एक्ट के लिए जो किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वतंत्रता को उल्लंघन करता है, जबकि सभी सेक्सुअल असॉल्ट के मामले रेप के रूप में नहीं आते हैं। इन्हें भी इंडियन लॉ एक अंतर्गत गंभीरता से देखा जाता है। इसकी परिभाषा और सजा इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में दिया गया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के मतलब है किसी भी ऐसा अनवेलकम एक्ट जो कि विक्टिम के लिए इंटिमिडेटिंग, होस्टाइल या ऑफेंसिव एनवायरनमेंट बताते हैं। आईपीसी के सेक्शन 354 कैपिटल ए के अंतर्गत सेक्सुअल हैरेसमेंट में अनवेलकम फिजिकल कॉन्टेक्ट, सेक्सुअल फेवर्स की मांग और औरत की मर्जी के खिलाफ पोर्नोग्राफी दिखाना शामिल है। इसकी सजा 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट या जुर्माने भी से भी होते हैं। आईपीसी के सेक्शन 375 के तहत रेप की परिभाषा ऐसा एक्ट से है जहां एक पुरुष एक औरत के साथ बिना उसकी सहमति के, उसकी मर्जी के खिलाफ या धोखा देकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। लॉ ऐसा केसेस में जहां थोड़ा पेनेट्रेशन भी होता है, इसमें रेप महत्व करता है। इस सेक्शन में कई ऐसा परिस्थितियां उदाहरण दी गई है जहां कंसेंट को इनवैलिड माना जाता है, जैसे कि धमकी, जबरदस्ती या नशा का हालत। सेक्शन 376 में रेप की सजा दी गई है जो परिस्थितियों के आधार पर 7 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। इस सेक्शन में गैंग रेप या कस्टोडियल रेप जैसे एग्रीवेटिंग फॉर्म्स के लिए और भी सख्त सजाएं दी गई है। हम लोग बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012। ये जो एक्ट है इसका उद्देश्य बच्चा मतलब 18 साल से कम के व्यक्तियों को सेक्सुअल अब्यूज, असॉल्ट, हैरेसमेंट और एक्सप्लॉयटेशन से बचना है। इसमें पेनेट्रेटिव और नॉन पेनेट्रेटिव असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और बच्चों का इस्तेमाल पोर्नोग्राफी के लिए आया है कि बच्चों के केसेस को चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से सुनना चाहिए। इसमें सेंसिटिविटी रखना जरूरी है ताकि विक्टिम को दोबारा ट्रॉमा ना हो। पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये ऐसा एक्ट है जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि जिसमें किसी वस्तु या शारीरिक हिस्से की पेनेट्रेशन होती है, जिसमें मिनिमम 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी जाती है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट जिसमें उन लोगों को द्वारा अब्यूज शामिल है जो ऑथोरिटी या ट्रस्ट में है, जैसे परिवार के सदस्य, पुलिस या टीचर्स, जिसमें पेनल्टीज मजबूत होती है। चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीड्यूर्स एक्ट या सुनिश्चित करता है कि बच्चों को गवाही देने के लिए सुरक्षा और नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट प्रदान किया जाए, उनकी पहचान को सुरक्षित रखा जाए और केसेस को जल्दी सुलझाया जाए। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जो कि निर्भया केस के बाद इस अमेंडमेंट ने सेक्सुअल ऑफेंसेस की परिभाषा को ही विस्तारित किए और सजाओं को बढ़ाया। इसने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को भी शामिल किया जो सेक्सुअल वायलेंस के केसेस के अगेंस्ट दिखाई जाती है। ये सेक्शन 375 की परिभाषा को विस्तारित किए और सेक्सुअल हैरेसमेंट, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग और डिसरोबिंग इंटेंट के लिए नया सेक्शन 354 कैपिटल ए, 354 कैपिटल बी, 354 कैपिटल सी और 354 कैपिटल डी शामिल किया गया। एग्रीवेटेड केसेस के लिए सख्त सजा और कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी प्रोविजंस को शामिल किया गया। विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम्स और लीगल प्रोटेक्शंस का भी प्रबंध किया गया। रोल ऑफ सोसाइटी तरफ से क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक व्यक्ति को इन घटनाओं को रोकने में एक रोल है। हमें अपने बच्चों को छोटी उम्र से पर्सनल सेफ्टी के बारे में सिखाना होगा, सम्मान भरी सोच को बढ़ावा देना होगा और जब हम इनजस्टिस देखें तो बीच में आना होगा। हमें एक ऐसी संस्कृति बनाना होगा जहां हिंसा को टॉलरेट नहीं किया जाए और विक्टिम्स को सपोर्ट किया जाए। समाज को विजिलेंट और प्रोएक्टिव बनाना जरूरी है। अब वक्त है हमारे समुदाय के रूप में एक दूसरे के लिए खड़े
होने का। हमें अब पैसिव बाइस्टैंडर्स नहीं रहना है, हर एक व्यक्ति कुछ फर्क ला सकते हैं। नया बीएनएस एक्ट के तहत सेक्सुअल हैरेसमेंट और स्टॉकिंग के प्रोविजंस है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी भी इनकॉन्सिस्टेंट है। कुछ रिसेंट केसेस वो लूप होल्स दिखाते हैं जो आज भी एड्रेस करना बाकी है। एक सर्वाइवर के इंसाफ के संघर्ष कभी भी सालों का संघर्ष नहीं होना चाहिए, ये तुरंत और निश्चित होना चाहिए। हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जुडिशियल सिस्टम भारी प्रेशर में है। इन्वेस्टिगेशंस अक्सर ज्यादा समय लेते हैं और कोर्ट केसेस से भर जाते हैं। पुलिस फोर्सेस उनकी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद बढ़ती हुई केसेस के साथ नहीं निपट पाते। कोर्ट्स कंजेस्टेड डॉकेट से भरी है, टाइम पर इंसाफ नहीं दे पाते। इससे विक्टिम्स के लिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाते हैं और पब्लिक ट्रस्ट कम हो जाते हैं। मैं एक एडवोकेट के रूप में बिलीव करता हूं कि हमें इन्वेस्टिगेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, कोर्ट रूम में डिलेज को कम करना, ये रिफॉर्म्स की मांग करनी चाहिए। ये देरी सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, ये जिंदगियों पर असर डालने वाला सवाल है। अब वक्त है सिस्टम को रिफॉर्म करने का, ताकि इंसाफ बिना किसी रुकावट के मिल सके। क्या अभी हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस इन एनफोर्समेंट एंड पाथ फॉरवर्ड, लॉ एनफोर्समेंट एंड जुडिशियल चैलेंजेस। पहले तो बात करेंगे डिले इन ट्रायल्स। फर्स्ट, एक कोर्ट्स के लीगल प्रोविजंस होने के बावजूद कई बार केस बैकलॉग्स और प्रोसीड्यूरल कॉम्प्लेक्सिटीज की वजह से डिलेज आते हैं। रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, सामाजिक स्टिग्मा, रिटेलिएशन का डर और अवेयरनेस की कमी बहुत से विक्टिम्स को सामने आने से रोकता है, खासकर गांव के एरियाज में। अभी हमें नीड फॉर सेंसिलाइजेशन, मतलब पुलिस और जुडिशियरी को ऑफेंसेस को सेंसिटिविटी और केयर के साथ हैंडल करने की भी जरूरत है, क्योंकि उसी समय विक्टिम को प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इन लॉज को इफेक्टिवली एनाक्ट करने की जरूरत है ताकि एक सुरक्षित एनवायरनमेंट बन सके। इसमें पुलिस ऑफिसर्स और जुडिशियरी मेंबर्स के लिए ऑनगोइंग ट्रेनिंग, फर्स्ट एड कोर्ट्स के लिए रिसोर्सेज में वृद्धि और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन शामिल है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, मतलब समुदाय के रोल, जो कि सेक्सुअल क्राइम के खिलाफ कैसा होना चाहिए, कैसे रोकना चाहिए उसी मोमेंट पे जब ऐसा कांड होते हैं। रिस्पेक्टफुल एक एटीट्यूड रहना चाहिए विक्टिम के ऊपर, विक्टिम्स को सपोर्ट करना चाहिए और बच्चों को पर्सनल सेफ्टी के बारे में भी एजुकेशन देने की आवश्यकता है। हालांकि इस स्लो भले ही हो, जो कि हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन भारत अपने लैंडस्केप में सेक्सुअल क्राइम्स के अगेन डिफाइन, प्रोसिक्यूट और प्रिवेंशन में महत्वपूर्ण प्रोग्रेस किया है, लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है ताकि इन लॉज को असर में लाया जा सके। चालू रिफॉर्म्स और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ भारत इंसाफ और सुरक्षा सुनिश्चित करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस इन शॉर्ट, ये भारत का नया प्रयासन का हिस्सा है जो कॉलोनियल एरा लॉज को रिफॉर्म और रिप्लेस करने पर केंद्रित है और इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करने की कोशिश है। हालांकि ये अभी रिव्यू में है, पर प्रोपोज्ड बीएनएस का लक्ष्य प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना, नया प्रकार के क्राइम्स को एड्रेस करना और स्ट्रिक्ट एंड एफिशिएंट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुनिश्चित करना है। समन्वय से हम इसे बदल सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, आवाज उठाएं, उन संस्थाओं को सपोर्ट करें जो इंसाफ के लिए टायरलेसली काम कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इंसाफ की मांग करें। ये सिर्फ विक्टिम्स के लिए लड़ाई नहीं है, ये हम सभी के लिए लड़ाई है। खड़े हो जाए, आवाज उठाए, साइलेंस को खत्म करें। संस्थाएं जैसे कि सखी, ब्रेक थ्रो और सेव द चिल्ड्रन विक्टिम्स के सपोर्ट करने और रिफॉर्म के एडवोकेसी के लिए ही कठिन परिश्रम कर रही है। चलिए उनके साथ दे, अवेयरनेस का विस्तार करें और इन जरूरी बदलाव का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। आप लोगों के किसी ने भी इस वीडियो को अंत तक देखा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट पास कीजिए, सो दैट मुझे समझ आए आप लोगों ने फुल वीडियो मेरी देखी है और समझी है, और आप लोगों का भी ओपिनियन मुझे जरूरत है। थैंक यू सो मच।